बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। जनरल साइंस जमात नहम दहम इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है। पीटीबी की बुक और तमाम पंजाब के अंदर जितने भी तालीमी बोर्ड्स हैं उसके निसाब का हिस्सा जनरल साइंस जमात नहम और दहम। और इस वक्त जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो बाब नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 एनर्जी, और ये जमात दहम का पहला चैप्टर है। इसकी पहली वीडियो हम बना चुके हैं। इसकी सेकंड वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड लेक्चर और सेकंड वीडियो। और ये है 7.2 एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो अज़ीज़ तलबा तालबात, एनर्जी जो कि हम पढ़ चुके हैं तवानाई कहते हैं। तवानाई इंसान के ज़िंदा रहने के लिए, जानवरों पौधों के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है और इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, इनको हम पढ़ेंगे। एनर्जी की मुख्तलिफ़ इकसाम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बहुत सी इकसाम हैं, चंद आम इकसाम दर्ज झैल हैं। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उसमें उर्दू में इसको हरकी एनर्जी कहते हैं। जब कोई जिस्म हरकत कर रहा हो तो उसमें एनर्जी मौजूद होती है, क्योंकि इस पर फोर्स लग रही होती है और वो फासला भी तय करता है, यानी वो जिस्म वर्क करने की सलाहियत रखता है। किसी भी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जब कोई जिस्म हरकत कर रहा होता है, कोई साइकिल है वो चल रही है, गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, पंखा चल रहा है, कोई मशीन चल रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स उसके ऊपर वर्क कर रही होती है और वो जो फासला तय कर रहा होता है, वो जो अपना प्रोग्रेस दे रहा होता है, तो वो उसका काम होता है। तो उस जिस्म, इसका मतलब है उस जिस्म में या उस मशीन में या उस मोटरसाइकिल में या उस गाड़ी में या उस पंखे में काम करने की सलाहियत होती है। तो किसी जिस्म में हरकत की वजह से जो मौजूद एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसको हरकी एनर्जी भी, तवानाई भी कहते हैं। जब क्रिकेट बॉल को बल्ले से हिट लगाई जाती है तो बॉल तेज़ी से हरकत करती है। हम कहते हैं कि हरकत करती हुई बॉल में काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ फासले तय करने के बाद बॉल रुक जाती है। तो फिर बॉल की काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई? दरअसल ग्राउंड पर हरकत करती हुई बॉल की मुखालिफ सिमत में एक फोर्स अमल करती है जो ग्राउंड की फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन को रगड़ कहते हैं। फ्रिक्शन की फोर्स बॉल के रुकने का सबब बनती है। जब ज़मीन पर घिसटती हुई बॉल रगड़ खाती है तो रगड़ और उसके बाद हवा जो है उसकी भी फ्रिक्शन होती है, तो ये दोनों उसको रोकती हैं, तो बॉल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जाती है। यहाँ हवा की फ्रिक्शन काबिले नज़रअंदाज है। बॉल को अपनी हरकत जारी रखने के लिए फ्रिक्शन के मुखालिफ इतनी ही फोर्स लगानी पड़ती है। इस तरह बॉल फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करती है, जो कि उसकी फोर्स और तय करदा फासले के हासिल ज़रब के बराबर है। बॉल की तमाम काइनेटिक एनर्जी वर्क करने में खर्च हो जाती है और बॉल रुक जाती है। यानी बॉल ने क्या वर्क किया? रगड़ के खिलाफ उसने पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। ये जो फ्रिक्शन, जो ज़मीन के ऊपर जो रगड़ है उसके खिलाफ जो बॉल को जो हिट लगी थी और उसने चलना शुरू किया था, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी। लेकिन जो फ्रिक्शन की या रगड़ की जो कुव्वत है उसने बॉल के लिए मुज़ाहमत की और बॉल ने उसके खिलाफ वर्क किया, और जो फासला तय किया बॉल ने, ये उसका वर्क है। इससे साबित होता है कि कोई जिस्म काइनेटिक एनर्जी की बदौलत वर्क करने की सलाहियत रखता है। मुतहरक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी उसके मास और स्पीड पर मुनसर है, यानी वो जो चीज़ जो वर्क कर रही है उसका वज़न कितना है, उसका मास कितना है और उसकी स्पीड कितनी है। जितना मास या स्पीड ज़्यादा होगी उतनी जिस्म की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सेकंड नंबर पे है पोटेंशियल एनर्जी। इसको मख्फी तवानाई या खुफिया तवानाई भी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, एक पत्थर ज़मीन पर पड़ा हो तो इस पर काम करने की सलाहियत सिफर है। अगर उसे उठाकर कुछ बुलंदी पर ले जाना हो तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगी। दूसरे लफ्ज़ों में उस पर वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क बुलंदी पर पत्थर में एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा और इसमें वर्क करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। अब अगर पत्थर को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो ये खुद ब खुद वर्क करके नीचे ज़मीन पर आ गिरेगा। बुलंदी पर पत्थर में मौजूद एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसको मैं फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ज़मीन के ऊपर आप एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं जिसकी 4 या 5 मंजिलें हैं, तो ज़मीन के ऊपर जो पत्थर पड़ा हुआ है उसके अंदर जो काम करने की सलाहियत है सिफर है।
अब वो 5 किलो का या 10 किलो का पत्थर है, आप उसको उठाते हैं और पहली मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, फिर दूसरी मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और आपका सांस भी फूलना शुरू हो जाता है। तीसरी मंजिल चौथी मंजिल पे जाके आप टॉप के ऊपर जाके पत्थर को रख देते हैं। अब पत्थर जैसे ज़मीन पर पड़ा हुआ था उसी तरह छत के ऊपर पड़ा हुआ है। बज़ाहिर जो काम करने की सलाहियत पत्थर के अंदर ज़ीरो नज़र आती है, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर ज़मीन पर पड़ा हुआ पत्थर था उसमें तो यकीनन काम करने की सलाहियत सिफर थी। लेकिन आपने अपनी कुव्वत खर्च करके पत्थर को जब चौथी मंजिल पे लेके गए तो आपने अपनी जितनी ताकत और तवानाई थी वो पत्थर में मुंतकिल कर दी। अब जो चौथी मंजिल पे पड़ा हुआ पत्थर है वो ज़मीन पे पड़े हुए पत्थर से बहुत मुख्तलिफ है। अब जो कुव्वत फासला तय करके और जो आपने कुव्वत लगाई वो सारी पत्थर के अंदर जमा होगी। अब अगर छत पर से उस पत्थर को नीचे फेंकेंगे तो वो अपना वर्क करेगा और आप समझ सकते हैं कि 5 किलो या 10 किलो का पत्थर जब ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो उसके अंदर कितनी कुव्वत और ताकत होगी। और खुदा ना खास्ता वो कि लोगों की किसी भीड़ पे या किसी शख्स पे या किसी जानवर पे या किसी चीज़ पे पड़ेगा तो वो उसकी कुव्वत जो है उसका इजहार होगा। तो इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि नज़र नहीं आती, मैख्फी होती है, खुफिया होती है। अगला टॉपिक है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी स्प्रिंग को दबा दिया जाए तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अगर इसे आज़ाद छोड़ दिया जाए तो ये खुद ब खुद खुलता है और वर्क करने की सलाहियत रखता है। किसी जिस्म में दबाने, खींचने या मरोड़ने से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। रबड़ का टुकड़ा या गुलेल की रबड़ को खींचा जाए तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। यानी ये गुलेल आप देख रहे हैं तो इसको खींचा हुआ है तो ये जो मसल्स हैं इनकी ताकत हाथ के ज़रिए खींचने से इसके अंदर चली गई। अब इसके अंदर कोई बंटा या कोई गोली या कोई पत्थर डाल के जब फेंकेंगे तो आपकी सारी की सारी जो एनर्जी है वो इसमें आ जाएगी और वो पत्थर ज़ोर के साथ दूर तक जाएगा और वर्क करेगा। लेकिन जब तक इसको खींचा हुआ है तो इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। नंबर 4 पे जी केमिकल एनर्जी। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी खारिज होती है। इस एनर्जी का मंबा या इसका सोर्स या इसका ज़रिया एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड्स हैं। जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी हासिल होती है। सेल या बैटरी में केमिकल एनर्जी तब्दील होकर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुहैया करती है। गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह को जलाकर एनर्जी हासिल की जाती है, ये भी केमिकल एनर्जी है। खुराक से हमारा जिस्म जो एनर्जी हासिल करता है वो भी केमिकल एनर्जी की एक मिसाल है। अगले नंबर पे है हरारती एनर्जी या हीट एनर्जी। हरारत भी एनर्जी की एक किस्म है। हरारती एनर्जी जिस्म के मालिक्यूल्स की हरकत की वजह से होती है। ये हरकत जितनी शदीद होगी हरारती एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सूरज हरारती एनर्जी का सबसे बड़ा माखज़ है। ईंधन के जलने से हरारती एनर्जी खारिज होती है। इलेक्ट्रिक हीटर या इस्त्री के एलिमेंट से जब करंट गुजरता है तो हरारत हासिल होती है। आगे नंबर 6 पे है रोशनी की एनर्जी, जिसको लाइट एनर्जी कहते हैं। रोशनी भी एनर्जी की एक किस्म है। रोशनी की मदद से हम चीज़ों को देखते हैं। हरारत की तरह रोशनी का सबब सबसे बड़ा जो मंबा है वो भी सूरज है। बल्ब में जब करंट गुजरता है तो ये रोशनी खारिज करता है। दरअसल किसी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स जब ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप करते हैं तो रोशनी खारिज होती है। पौधों के पत्ते फोटोसिंथेसिस के अमल से खुराक तैयार करते हैं। रोशनी के बगैर ये अमल नहीं हो सकता। तमाम ज़मीनी महलूकात की ग़ज़ाई ज़रूरियात का इन्हिसार बिला वास्ता या बिल वास्ता पौधों की तैयार करदा खुराक पर है। लिहाजा जो रोशनी की एनर्जी है इसको बड़ी बुनियादी अहमियत हासिल है, क्योंकि जितने भी पौधे हैं ये रोशनी की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से पत्तों के अंदर खुराक तैयार करते हैं। इसी खुराक को दूसरे जानवर खाते हैं और इंसान जानवरों और पौधों के ऊपर इन्हिसार करता है। तो इंसान की ज़िंदगी और जानवरों की ज़िंदगी का इन्हिसार पौधों पर है और पौधों की जो ग़ज़ाई ज़रूरियात हैं वो सूरज की रोशनी की वजह से पूरी होती हैं। अगला हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुतहरक चार्जेस की एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत वसी पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इसकी वजह यह है कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है और एनर्जी की दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। हम मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करके इस्तेमाल करते हैं। इस मकसद के लिए पावर स्टेशन बनाए जाते हैं जो दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है।
और इलेक्ट्रिसिटी मुख्तलिफ पावर स्टेशन पे बनाई जाती है और ये घरों तक, फैक्ट्रियों तक मुंतकिल की जाती है। और इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है इसमें खूबी ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जी में तब्दील हो जाती है। आप देखते हैं कि जो बिजली के ज़रिए जब आप पंखा चलाते हैं तो ये आपको जो आप पंखा चलाते हैं, इसी तरह से आप बल्ब चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, तो बल्ब आपको लाइट एनर्जी देता है, हीटर आपको हरारत की एनर्जी देता है, एयर कंडीशनर आपको ठंड की एनर्जी फ्राहम करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। 8वां पॉइंट न्यूक्लियर एनर्जी। भारी एटम्स के न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूक्लियर एनर्जी हासिल की जाती है। इस अमल को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। यह अमल न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है जहां हरारत की शक्ल में एनर्जी खारिज होती है। इस हरारत को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटे एटम्स के न्यूक्लियस जब आपस में जुड़ते हैं तो इस सूरत में भी एनर्जी खारिज होती है। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। ये भी न्यूक्लियर एनर्जी है। सूरज से आने वाली रोशनी और हरारती एनर्जी इसी अमल के ज़रिए खारिज होती है। तो ये भी एनर्जी का एक ज़रिया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एनर्जी की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं उनको डिटेल से पढ़ा। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ एक और हमारा मालूमाती चैनल ईडन गार्डन टाइम्स है, इसको भी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।